वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 2 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल लेजर डेजलर्स के बारे में है। अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन नेवी के साथ कि वो 20 लेजर डेजलर्स सप्लाई करेंगे इंडियन नेवी को। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अब डेजलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमक पैदा कर देना। लेज़र लाइट की मदद से हम बहुत ज़्यादा चमक पैदा करेंगे, ये कुछ ऐसा इक्विपमेंट होगा। तो इसका उपयोग किस प्रकार से होगा, ये है क्या चीज़। देखिए, एक नॉन लीथल मेथड है किसी भी व्हीकल को, बोट को, एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन को, पायरेट्स को वार्न करने के लिए कि आप यहाँ पर मत आइए या आप गलत तरीके से इस टेरिटरी में आ गए हैं। इसका इस्तेमाल या इस लेज़र का इस्तेमाल जान से मारने के लिए नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस लेज़र का इस्तेमाल करके हम सामने वाले को सरप्राइज कर सकते हैं कि वो डिटेक्ट हो चुका है। और अब कई बार अगर उसे कोई इंसान चला रहा है तो इतनी ज़्यादा चमक पैदा की जा सकती है, अगर वो ऑर्डर्स को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, इस बात को एक्सेप्ट ना कर रहा हो कि वो गलत टेरिटरी में आ गया है, तो उसकी कुछ समय के लिए जो एबिलिटी है उस व्हीकल को चलाने की वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे डिसोरिएंट हो सकता है वो व्यक्ति, कंफ्यूज हो सकता है और कुछ समय के लिए ब्लाइंड भी हो सकता है। अचानक से आपके मुंह पे टॉर्च जला दी जाए तो कुछ समय के लिए सब कुछ काला काला हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये लेज़र भी वर्क करेगा। ये एयरक्राफ्ट को या फिर यूएवीज को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये पोर्टेबल है, मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। शोल्डर ऑपरेटेड है, कंधे पर भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। शॉक रेजिस्टेंट है, मतलब टफ टेरेन में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये इंडिजिनियसली डिजाइन भी किया गया है, डेवलप भी किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी आर्म फोर्सेस अब इसका इस्तेमाल करेंगी सामने वाले को वार्न करने के लिए। होपफुली लेजर डैजलर्स के बारे में ये जानकारी आपको समझ में आ गई है। अब जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के बारे में है। इस आर्टिकल पर हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। यहाँ पे फायर का मतलब आग नहीं है, मतलब ये कैसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम आग को कंट्रोल करने वाले हैं। गन से जो हम शूट करते हैं उसे भी कहा जाता है गन फायर करना। तो गन से जो फायरिंग की जाती है उस फायर को कंट्रोल करने का ये सिस्टम है। कोई कंफ्यूजन ना हो नाम से, इसलिए इस चीज का क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड था। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अगेन बेल के साथ ही, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। जो हमारा पहला आर्टिकल था डेजलर्स के बारे में, वो भी बेल के कॉन्ट्रैक्ट के से ही जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी बेल के साथ ही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, कि वो 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो इंडियन नेवी की फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे। अब लिंक सिस्टम जो है इसे पूरी तरीके से इंडिया में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस लिहाज से ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसे पूरा भी करता है। लेकिन ये है क्या, लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम क्या है? देखिए, जो वॉरशिप्स वगैरह होती हैं उनमें सामने कुछ गन्स इंस्टॉल की जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए या फिर अटैक के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऐसी जो गन्स हैं उनको कंट्रोल करने का जो पूरा सिस्टम है वही है ये लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें होता यह है कि जब आप किसी जहाज पर से किसी गन को ऑपरेट कर रहे हैं तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोई एरियल ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई जो फाइटर जेट्स होते हैं वो आ रहे हैं, अगर आपको उनको अटैक करना है तो मल्टीपल टाइम आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो डायमेंशन होता है उस गन का उसको चेंज करना होता है। एट द सेम टाइम जो समंदर होता है उसमें काफी ज्यादा हलचल होती है, उससे टारगेट को डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में जब आपके सामने एरियल ऑब्जेक्ट हो और समंदर में बहुत तेज लहरें हो, वेव्स हो, एट दैट टाइम आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है जो इन गन्स को टारगेट पर ओरिएंट कर सके। ऐसा ही एक सिस्टम है लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम। ये नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसमें हम टारगेट को बहुत ही स्मूथली इंगेज कर सकते हैं समंदर की हलचल के बीच में भी। ये बहुत ही एक्यूरेटली अपने एयर और सरफेस टारगेट को ट्रैक कर सकता है। जो भी डेटा रिक्वायर्ड है कि हाँ ये किस स्पीड से आ रहा है, कहाँ पर इसको हिट करना है, ये सारा डेटा बहुत ही स्मूथली ये कैटर कर लेगा और फिर उसके हिसाब से एक्ट करेगा। इसे जो नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, तलवार और तेग क्लास के शिप्स, उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें एक ट्रैकिंग रडार होता है, सर्वो एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम होता है जो बेल ने ही डिजाइन किया है। ये सभी सिस्टम्स हेल्प करते हैं उसे अपने टारगेट को ओरिएंट करने में। अब ये सिग्निफिकेंट किस प्रकार से है, जो गन फायर कंट्रोल सिस्टम है इसे एक इस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से तैयार किया गया है कि बहुत आसानी से इसे फ्लेक्सिबली इंप्लीमेंट किया जा सकता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे। बहुत आसानी से अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है तो उसे भी टारगेट किया जा सकता है इसका डायमेंशन चेंज करके। ये
जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इसमें जो लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम हमें मिलेगा ये 4th जनरेशन का होगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही डेवलप किया जाएगा। होपफुली इस फायर कंट्रोल सिस्टम के बारे में अब आप बातें समझ चुके हैं। देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि अर्जेंटीना के बारे में है। न्यूज़ तो अर्जेंटीना से रिलेटेड है। अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में 14 वीक तक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है अभी तक, वहाँ का जो कैथोलिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है अर्जेंटीना में, इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। 2018 में भी ऐसा एक बिल आया था बट डिफीट हो गया था। इसके बाद फाइनली अभी ये पास हुआ है, जिससे वुमेन को उनकी बॉडली राइट को रीएसर्ट करते हुए इस बिल को पास किया गया। अब अर्जेंटीना की न्यूज़ है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं। दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि इंडिया में क्या जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज्ड है, और है तो कब तक के लिए है। देखिए 20 हफ्तों तक इंडिया में जो अबॉर्शन है वो लीगल है। 12 हफ्तों तक एक सिंगल डॉक्टर इसे ऑपरेशनलाइज कर सकता है, जबकि 12 हफ्तों के बाद अगर अबॉर्शन करना है तो 2 डॉक्टर्स आपस में कंसल्ट करके ये काम कर सकते हैं। 20 हफ्तों के बाद फिर स्पेसिफिक केसेस में अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये तो इंडिया के केस की बात हो गई। जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दैट इज अर्जेंटीना की लोकेशन। देखिए अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, जो कि सदर्न पोर्शन में आपको मिलेगा। मैप में देखिए ये है अर्जेंटीना। अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज भी देख लीजिए। देखिए बिल्कुल साउथ में आपको ये चिली मिलेगा, जो कि इसके वेस्ट में भी है और साउथ में भी है, ठीक है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो बोलीविया और पराग्वे मिलेगा, जबकि अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो ये एरिया ब्राजील का है और ये उरुग्वे का है। तो ये कंट्रीज जो हैं वो अर्जेंटीना के चारों ओर बॉर्डर बनाती हैं। तो ये तो आपने मैप में देख लिया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो पारादीप पोर्ट के बारे में है। कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है कि जो पारादीप पोर्ट है उसे और डीपन किया जाएगा और ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है कि उसे एडवांस बनाना, ताकि जो उसकी इफिशियंसी है उसे इनहेंस किया जा सके। जो इनर हार्बर फैसिलिटीज हैं पारादीप पोर्ट की, उनको अब हम और बेहतर करेंगे। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के कमीशन हो जाने के बाद जो वहाँ पर कोल या लाइमस्टोन का इंपोर्ट होता है वो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। उसके लिए हमें बेहतर फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिलेंगी। जो ग्रैनुलेटेड स्लैग होता है या फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स का जो हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं उसमें भी काफ़ी सहूलियत होगी अगर इस पोर्ट को थोड़ा और बेहतर कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये भी रहेगा कि जो पोर्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है हम उसके लिए काम करें, डीकंजेशन की ओर काम करें। अगर ये और ज़्यादा डीप होता है और थोड़ा और बेहतर कर दिया जाता है तो जो सी फ्रेट है उसे भी कम करने में, चीप करने में मदद मिलेगी। ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। किसी भी पोर्ट को अगर आप और बेहतर तरीके से डेवलप कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और जॉब्स वगैरह भी जनरेट करेगा। तो ये फायदे तो होने ही होने हैं। अब जो पारादीप पोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। देखिए ये मैप में लोकेशन दिखाई गई है। यहाँ से हम एंटर करते हैं पारादीप पोर्ट के लिए। ये लगभग 400 मीटर का एरिया है और ये 2 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस मिलता है किसी भी शिप को घूमने के लिए। ये उड़ीसा का जो जगत सिंहपुर है ईस्ट कोस्ट पर, वहां पर आपको ये मिलेगा उड़ीसा में। महानदी रिवर जहां बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं उसके कन्फ्लुएंस पर ये पारादीप पोर्ट सिचुएटेड है। इस पोर्ट को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट एडमिनिस्टर करता है, जो कि ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत वो फंक्शन करता है। हमारा अगला आर्टिकल करंट अकाउंट के बारे में है। देखिए बहुत कम होता है जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में हो, बट अभी है। जो पहला क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का 2020-21 का, उसमें हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो $19.2 बिलियन का था, जो कि हमारे जीडीपी का 3.8% था। अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है बट स्टिल वी आर इन सरप्लस राइट नाउ। ये जो सितंबर में क्वार्टर एंड हुआ है वहां पर जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा दैट वाज $15.5 बिलियन का, जो कि हमारे जीडीपी का 2.4% है। अगर आप पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो हम 1.1% डेफिसिट में थे, $7.6 बिलियन डेफिसिट में थे। इस बार हम सरप्लस में हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप करंट अकाउंट का मतलब होता क्या है ये समझ लीजिए। बाकी जो डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं वो करंट अकाउंट के बारे में ही लिखी गई हैं। आप इसे यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम जिस सरप्लस की बात कर रहे हैं वो इस करंट अकाउंट के सरप्लस की बात है। करंट अकाउंट में देश के बाहर पैसा जाता भी है और देश के अंदर पैसा आता भी है। हम इसका नेट निकाल लेते हैं, मतलब पैसा जितना गया उसके कंपैरिजन में जो आया है वो ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो हम इसे कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, और अगर कम है तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो विजिबल कंपोनेंट है जिसमें बेसिकली होता है गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें डेफिनेटली हम माइनस में रहते हैं क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। सर्विसेज के हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर हम प्लस में रहते हैं। यहाँ पर जो इनकम में प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड होता है, ये जो कैपिटल कंपोनेंट में हम लोन लेते हैं या फिर बोरोइंग वगैरह होती है,
जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बदले में हमें प्रॉफिट या इंटरेस्ट देना होता है, डिविडेंड देना होता है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा देते हैं तो माइनस में होते हैं। ट्रांजेक्शन्स में रेमिटेंस डोनेशन वगैरह हमें ज़्यादा मिलता है तो प्लस में होते हैं। यूजुअली ये सब मिला के हम माइनस में रहते हैं, बट अभी कुछ समय से हम देख ही रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो प्लस में जा रहा है, यानी कि हम करंट अकाउंट सरप्लस में हैं। तो इस पूरे फैक्टर में जो हमने देखा है, इसमें जो पैसे आ रहे हैं वो जाने वाले पैसे से ज़्यादा है, दैट इज सरप्लस। तो इसे कहा जा रहा है करंट अकाउंट सरप्लस। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ये कंट्री का एक रिकॉर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो नेट अर्निंग है किसी कंट्री की वो ज़्यादा है कि कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है अगर हमारे देश से बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा हो, और सरप्लस में होता है जब हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहा हो। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है। तो नेट इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांसफ़र, जो फॉरेन एड हमें मिला है, रेमिटेंसेस वगैरह हमें मिले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने देख ही लिए। अब यहाँ पर देखिए जीडीपी के परसेंटेज में इसका कैलकुलेशन किया जाता है। लाइक अभी 2.4% का जो सरप्लस है वो हमने रिकॉर्ड किया। सीएडी को मेजर करने का तरीका है ट्रेड गैप। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो गैप है उसे ट्रेड गैप कहा जाता है। जो नेट करेंट ट्रांसफर है, हमने जो बाहर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट वगैरह दिया है उसमें हमें फायदा है कि नुकसान है। नेट का मतलब होता है आप जोड़ घटा के जो निकल रहा है वो निकाल लो। और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन सबको जोड़ के हम करंट अकाउंट का जो पूरा इवेल्युएशन है वो कर लेते हैं। करंट अकाउंट मैटर इसलिए करता है बिकॉज ये हमारी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ या वीकनेस को दिखाता है। अगर हम सरप्लस में हैं मतलब कि हम लेंडर हैं, हम दुनिया को पैसे दे रहे हैं ना कि ज़्यादा ले रहे हैं। डिफिसिट का मतलब ये है कि हम ज़्यादा बोरो करते हैं। अब यहाँ पर किसी भी कंट्री में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कंट्री अनकॉम्पिटिटिव हो रही है और इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और वो अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो इकोनॉमी को हर्ट करते हैं अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है तो। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में है। आंध्रा हाई कोर्ट ने अभी एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया है जहां पर एक जज के रिक्यूजल की डिमांड की गई थी। मिशन बिल्ट आंध्र प्रदेश एक इनिशिएटिव है जिसमें कुछ गवर्नमेंट लैंड को बेचा जा रहा था। इसको लेकर जो केस की सुनवाई हो रही थी उसमें एक प्ली डाली गई थी कि जो जज हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये केस उनसे ले लिया जाना चाहिए, मतलब उनका रिक्यूजल होना चाहिए। इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये रिक्यूजल होता क्या है? रिक्यूजल का मतलब सिंपली होता है रिमूवल। रिमूवल एक जज खुद से भी कर सकता है या फिर कई बार जो सुपीरियर जजेस हैं जैसे चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो वो लोग भी ये रिक्यूजल कर सकते हैं। रिक्यूजल का सिंपली मतलब ये होता है अगर कोई जज ऐसा है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो अपने आप को उस केस से अलग कर लेता है या फिर उसे अलग कर दिया जाता है। अब ये किन ग्राउंड्स पर होता है? अगर ऐसा बिल्कुल क्लियर हो कि ये जो जज हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में है या फिर अगेंस्ट में है, जो कि विजिबल है और ये केस उनके पास गया है, तो रिक्यूजल होता है। या अगर उनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो केस उनके किसी रिलेटिव का है, तो संभावना रहेगी कि वो उनका फेवर कर सकते हैं, तो भी उन्हें हटा दिया जाता है। अगर उनका कोई बैकग्राउंड है, जैसे मान लीजिए वो एज ए लॉयर किसी पार्टी के साथ काम करते थे और एज ए जज अब उसी पार्टी का केस उनके पास आ गया है, तो फिर अब उनको उस केस से या वो खुद खुद हट जाते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है। पर्सनल नॉलेज, अगर वो उस पार्टी को पहले से जानते हैं, उनका कोई एसोसिएशन है या फिर उन्होंने लॉयर या नॉन लॉयर्स के साथ कोई बातचीत करी उस केस के बारे में, इसके पहले वो कोई रूलिंग या कमेंट कर चुके हैं जिससे अंदाजा लगता है कि उनके जो विचार हैं वो उस केस में प्रेजुडाइज क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में जजेस का रिक्यूजल होता है। तो क्या इस संबंध में कोई कानून है क्या? नहीं, कोई रिटन रूल्स नहीं है। ये जजेस का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो खुद को ऐसे केसेस से अलग कर ले जहां पर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, या फिर सुपीरियर जजेस के पास जो प्ली गई है किसी पीठ के पास या फिर जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास, तो वो ये डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि जब कोई जज अपने ऑफिस की शपथ ले रहा होता है तो वो इस बात को क्लियर करता है कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बिना फियर या फेवर के, अफेक्शन या इल विल के अपना जजमेंट देगा। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन में अपने आप को उससे अलग कर लेंगे और फेयर जजमेंट को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में जे चलमेश्वर जी ने अपना ओपिनियन एक केस में रखा भी था 2015 में, जहां पर उन्होंने बोला था कि अगर किसी जज का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी पार्टिकुलर केस में, तो फिर फर्दर कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है कि ये रियल डेंजर है या फिर केवल सस्पिशन है, उनको उस केस से हट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जजेस के रिक्यूजल के बारे में है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो गावी के बारे में है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्हें अभी इसका मेंबर बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। गावी एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जहां पर इनका उद्देश्य यह है कि जो पुअर कंट्रीज हैं
वहां पर इम्यूनाइजेशन बढ़िया हो, वहां पर वैक्सीन आसानी से पहुंचे। इसे 2010 में बनाया गया था। इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। अब जो गावी है, इसे कई बार प्रेज किया गया है कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इनोवेटिव हैं, इफेक्टिव हैं, कम ब्यूरोक्रेटिक हैं कंपैरिजन टू जो बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक WHO। उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। मेंबर्स की बात करें तो इसमें आपको ये दिखेगा कि WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और जो वैक्सीन इंडस्ट्रीज़ हैं, दोनों इंडस्ट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हों या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ की हों, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ की हों, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सभी लोग इसके मेंबर्स हैं। तो इनकी मेंबरशिप हमने देख ली। फंक्शंस की बात करें तो ये दुनिया में जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है बच्चों की, उनके इम्यूनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ये भी कोशिश करते हैं कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको रीजनेबल रेट पर वैक्सीन मिले और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कमर्शियल इंटरेस्ट खतरे में ना पड़े, मतलब उन्हें भी नुकसान ना हो। ये फंडिंग भी करते हैं ताकि हेल्थ सिस्टम बढ़िया चले। हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन भी करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के। गावी बोर्ड की बात करें तो ये साल में 2 बार मिलते हैं, जून और नवंबर दिसंबर में। बाकी मार्च और अप्रैल में एक बार ये पूरे साल का इवैल्यूएशन भी करते हैं। जो गावी का बोर्ड होता है वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है, पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे वैक्सीन अलायंस के लिए। अच्छी बात यह है कि इस अलायंस में लगभग हर सेक्टर के मेंबर्स हैं। ये पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बन जाती है जो कि बैलेंस्ड होती है। इसमें किसी के हितों को नुकसान नहीं होता है। ये गावी की एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने गावी के बारे में देखा। यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स स्पेशल बैच के बारे में। ये जो कोर्स है वो 1 जनवरी से लॉन्च हो चुका है। इसमें पूरी लेक्चर सीरीज होगी जिसमें आपका पूरा जो प्रीलिम्स का पार्ट है वो कवर होगा। इसके बारे में आप कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। लेजर डैजलर्स, ये पोर्टेबल, शोल्डर ऑपरेटेड एंड रगडाइज्ड मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल हो सकता है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। करंट अकाउंट सरप्लस अगर बढ़ रहा है मतलब कंट्री अनकॉम्पिटिटिव है, इन्वेस्टर्स विलिंग नहीं है इन्वेस्ट करने को लेकर। जजेस के रिक्यूजल के लिए रिटर्न रूल्स अवेलेबल हैं। गावी एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जिसका इस्तेमाल पुअर कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज करना है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।